we on top, everybody drop. इस कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें देखने मिलता है अर्थ में ग्लोबल वॉर छिड़ चुका है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बच्चों को मार दिया जा रहा है और उनके माताएं रो रहे हैं। एक सेंटेंस में बोला जाए तो दुनिया खत्म होने वाला है, और इन सब को दिखाते हुए नैरेशन में बोला जा रहा है, जब दुनिया में अंधेरा छाएगा तब वो आएगा, जब लोग पाप करेंगे तब वो आएगा, जब माओ से उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे तब वो आएगा, जब भ्रष्टाचार की वजह से सच दब जाएगा और गुस्सा और लालच को भगवान की जगह पूजा जाएगा तब वो आएगा। वो हमें बचाने आएगा, वो हमें तबाह करने आएगा, वो हमें फिर से बनाने आएगा। कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है। सन 1874 में गंगा नदी के किनारे एक प्रोफेसर अपने खुदाई का काम कर रहे थे, पर लगभग 12 हफ्तों तक खुदाई करने के बावजूद भी उनके हाथ टूटे शीशे और मटके के अलावा कुछ नहीं लगता। इस बात से प्रोफेसर काफी दुखी रहते हैं और अपने ऑफिस में बैठे इन सब के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी जल्दबाजी में उन्हें एक आदमी आके कहता है, इवान साहिब, आपको यहाँ जल्दी आना होगा, हमें ये बस कुछ समय पहले मिला। दोनों भाग के खुदाई के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ जाके प्रोफेसर अपने आंखों से जो देखते हैं उसे देख के प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बक्सा दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है, यहाँ रोशनी के देवता आराम कर रहे हैं, उसे शांति से सोने दो, अगर वो जाग गए जो कुछ भी तुम्हें पता है सब खत्म हो जाएगा। इसे पढ़ते ही डॉक्टर बोलते हैं, मैं सही था, हे भगवान मैं सही था, राम, ये श्री राम के अवशेष है। प्रोफेसर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था आखिरकार उनकी खुदाई सफल हुई। जिस चीज को वो इतने समय से ढूंढ रहे थे उन्हें वो मिल चुका है। अब वो पूरी दुनिया को प्रूव कर सकते हैं कि भगवान श्री राम असली थे। ये कोई परी कथा नहीं थी, ये सब सच था। अपने दिमाग में ये सब सोचते हुए प्रोफेसर अपने ऑफिस में जाते हैं। अचानक एक आवाज आता है। प्रोफेसर मुड़ के देखते हैं, उनके साथ जो आदमी था वो नीचे गिरा हुआ है, उनके माथे से खून निकल रहा है। और तभी सामने से दो परछाई जैसे आदमी प्रोफेसर के सामने आते हैं, जिसमें से एक का भी मुंह प्रोफेसर को नहीं दिख रहा था। वो आदमी प्रोफेसर से कहते हैं प्रोफेसर के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। प्रोफेसर डरते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? आदमी बोलता है, मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। ये बोलते ही आदमी प्रोफेसर को बस छूते हैं और प्रोफेसर जलने लगते हैं। प्रोफेसर जलन के मारे चीखते हैं, पर वो आदमी उनकी तरफ देखता तक नहीं है, बल्कि वो श्री राम के बचे कुछ अवशेष को अपने हाथों में लेकर बोलते हैं, द एंड गेम बिगिंस। आखिरी जंग चालू हो चुकी है। सितंबर 1996। प्रोफेसर के मरने के लगभग 120 साल बाद दिल्ली के एक रिपोर्ट्स में हमें पता चलता है कि डॉक्टर श्यामा भल्ला नाम के एक साइंटिस्ट ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने ह्यूमन सेल्स को सक्सेसफुली क्लोन किया है। हालांकि उन्होंने इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, और उनके स्टेटमेंट के बाहर आते ही इंडियन इंस्टीट्यूट के जेनेटिक डिपार्टमेंट के हेड उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बोला, डॉक्टर भल्ला एक यंग और काबिल साइंटिस्ट है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन सेल्स की क्लोनिंग एक सेंसिटिव इशू है और इससे साइंटिस्ट की जान को भी खतरा हो सकता है अगर इन नए खोजों को बिना किसी वेरिफिकेशन के पब्लिकली अनाउंस करे तो। दिल्ली की इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर भल्ला हमें व्हील चेयर में अपने रूम में देखते हैं। वो अंधेरे में अपने रूम का लाइट जलाने वाले होते हैं कि तभी साइड से एक डरावना सा दिखने वाला आदमी बोलता है, तुम्हें पता है ये फोटोज तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं करता, असलियत में तुम और भी सुंदर हो। डॉक्टर भल्ला चौंक जाते हैं। उन्हें पता नहीं था वो डरावना आदमी जिसका मुंह तक डॉक्टर को नहीं दिख रहा था वो कौन था और कैसे उसके कमरे के अंदर आई। वो अंधेरे में बैठे उस आदमी को गुस्से से पूछती है, कौन हो तुम? जिसके रिप्लाई में आदमी बोलता है, अरे डॉक्टर, क्या ये कोई तरीका है उस आदमी से बात करने का जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा फेमस करने वाला है? डॉक्टर भल्ला बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? तो आदमी बोलता है, वो डॉक्टर भल्ला के पास इसीलिए आई है क्योंकि वो आदमी चाहता है डॉक्टर भल्ला उसके लिए काम करे, और वो डॉक्टर भल्ला को जॉब ऑफर करता है।
डॉक्टर भल्ला उसके प्रपोजल को इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उनके पास एक जॉब ऑलरेडी है जिसको वो छोड़ नहीं सकती। ये बात सुन के आदमी डॉक्टर भल्ला से कहता है, डॉक्टर जो जॉब अभी कर रही है वो कोई जॉब नहीं है, इससे वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही है। उसने अभी अभी दुनिया की इतनी बड़ी खोज की, उसने ह्यूमन सेल्स को सक्सेसफुली क्लोन किया, पर दुनिया वालों ने उनके साथ कैसे रिएक्ट किया? दुनिया वालों ने तो छोड़ो, जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करती हैं, उनके हेड खुद इस खोज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो क्यों वो वहाँ काम कर रहा है? वो आदमी और भी बोलता है कि वो उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है, वो डॉक्टर की मदद करना चाहता है। अगर डॉक्टर उसके लिए काम करेगा तो डॉक्टर को हर वो चीज मिलेगा जिससे डॉक्टर ये अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू कर पाए। आदमी के इतने सब कुछ बोलने के बावजूद भी डॉक्टर भल्ला उसे हाँ नहीं बोलते हैं, तो मजबूरन उस आदमी को राम जी का अवशेष वाला बक्सा डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। डॉक्टर भल्ला चौंक के पूछती है, क्या है ये? तो आदमी जवाब देता है, बालों का गुच्छा। पर ये कोई आम बाल नहीं है श्यामा, ये भगवान राम के बाल हैं। एक साथ तुम और मैं डार्लिंग, हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी श्यामा? क्या तुम मेरे लिए भगवान राम का क्लोन बनाओगी? वर्तमान समय, इस इंसिडेंट के 10 साल बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर भल्ला अब थोड़ी बूढ़ी नजर आ रही है। यहाँ हमें पता चलता है उस डरावने आदमी वाले इंसिडेंट के बाद डॉक्टर भल्ला उस आदमी के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया था, और पिछले 10 सालों से वो यहाँ इस आदमी के साथ इसी इंस्टीट्यूट पे काम कर रहा है, जहाँ उसके ऊपर 24 घंटे कैमरा से नजर रखा जाता है, उसके हर चालों को सुना जाता है। क्या हमें ये भी पता चलता है कि इन 10 सालों में डॉक्टर भल्ला ने राम जी को क्लोन करने के लिए काफी टेस्ट किए। स्टार्टिंग में उन्होंने जब टेस्ट जानवरों पे किए तब वो सक्सेसफुल रहे, पर जब उन्होंने ये टेस्ट इंसानों पे किए तब सारे के सारे टेस्ट नाकामयाब रहे। अवतार 1 इसके ऊपर पहला टेस्ट किया गया, वो बिना आंख और मुंह के जन्मा। अवतार 2 के तो हाथ और पैर दोनों नहीं थे। अवतार 3 और 4 एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और एक ही शरीर में 2 सर के साथ जन्मे। अवतार 5 मरा हुआ पैदा हुआ। अवतार 6 जन्म के 19 सेकंड बाद मर गया। अवतार 7 पैरालाइज्ड पैदा हुआ और अवतार 8 घंटे तक सरवाइव किया। हालांकि अवतार 9 लगभग 1 दिन तक सरवाइव किया, लेकिन आखिर उसकी भी इम्यून सिस्टम फेल होकर मौत हो गई। डॉक्टर भल्ला ये सब सोचते हुए एक डोर के लॉक को खोलते हैं और अपने मन में ये सोचते हुए अंदर जाते हैं कि अगर वो बहादुर होती तो ये सब होने से पहले ही वो यहाँ से भाग जाती, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना ही होगा। अवतार 10 को उसे परफेक्ट बनाना ही होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बेनिफैक्टर उसको इस बार नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर भल्ला ये सब सोचते हुए रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ हमें वही डरावना आदमी वापस देखने मिलता है और डॉक्टर भल्ला से बोलते हैं। वो डॉक्टर भल्ला से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके रिप्लाई में डॉक्टर भल्ला बोलते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्लोन्स अपने आप मर रहे हैं, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है। इसके रिप्लाई में आदमी बोलता है, डॉक्टर भल्ला को कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों से नफरत करता है जो एक्सक्यूज बनाते हैं। उनके इन्हीं बातों के बीच कमरे के अंदर एक बिल्ली आती है और डॉक्टर भल्ला को डराते हुए वो डरावना आदमी उस बिल्ली के गर्दन मरोड़ देता है, जिससे वो बिल्ली मर जाती है। आदमी बोलता है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ डॉक्टर, पर मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय। जब मैंने तुम्हें ढूंढा था तब तुम बस एक नॉर्मल रिसर्च स्टूडेंट थी, पर मैंने तुम्हें बनाया। जो कुछ भी तुम आज हो वो मेरे कारण हो, और मैं ये सब छीन भी सकता हूँ। अगले दिन डॉक्टर अपने लैब पे जाते हैं, जहाँ इस बार फाइनली उन्हें पता चलता है कि इतने समय से अवतार आखिर मर क्यों रहे थे। अब तक जो डीएनए चेन्स जो राम जी के मिले हुए बालों से एक्सट्रैक्ट किया गया था, सालों तक बक्से के अंदर रहने के कारण उनमें से कुछ जेनेटिक्स डैमेज हो गए थे, और अगर डॉक्टर राम जी के डीएनए को किसी मिलते जुलते डोनर के साथ रिकॉम्बाइन करेंगे तो शायद क्रोमोसोम स्टेबल रह पाएगा और अवतार 10 सरवाइव कर जाएगा। डॉक्टर भल्ला राम जी के जेनेटिक्स को रिकॉम्बाइन करते हैं और बूम, उनका एक्सपेरिमेंट इस बार सफल हो जाता है। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वही मौजूद एक साइंटिस्ट उनसे आकर बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर भल्ला, इतिहास बनाकर कैसा फील हो रहा है?
जिसके बाद हम अवतार 10 को धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए देखते हैं, जिसके बीच में हमें डॉक्टर भल्ला के पास के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है। जब डॉक्टर भल्ला छोटी थी तब उन्हें लगता था कि वो कभी प्यार नहीं करेगी। बचपन में वो बहुत शाय थी और साथ ही में अपंग भी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। उनके एज के सारे लड़कियां उनका मजाक उड़ाते थे, लड़कों के बारे में गॉसिप करते थे, जबकि डॉक्टर भल्ला दिन भर पढ़ाई करती थी। वो अपने क्लास की पहली ग्रेजुएट बनी। वो अपने आप को ये कहकर दिलासा देती थी कि प्यार जैसी बेकार चीज में टाइम वेस्ट करने के लिए वो काफी स्मार्ट है और वो अपने लाइफ का एक भी पल इस बेकार चीज के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती। 15 साल के एज में डॉक्टर भल्ला को पता चल चुका था कि वो कभी फ्यूचर में शादी नहीं करेगी, जिससे उन्हें काफी हल्का महसूस हुआ था। उसके बाद से उन्हें अकेले रहने से कभी डर नहीं लगा। इनफैक्ट अब उन्हें परवाह नहीं था कि लड़के उनके बारे में क्या सोचती है। यही रीजन था कि वो एक जेनेटिस्ट बनी, ताकि उनकी तरह अपंग होने से किसी और बच्चे को सफर न करना पड़े। लैब एक्सपेरिमेंट के 27वें दिन आखिर अवतार का जन्म हुआ। अवतार 10 नीला रंग का एकदम हेल्दी पैदा हुआ, जिसे अपने गोद में लेकर डॉक्टर भल्ला वापस अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। अवतार 10 को देखकर वो अपने माँ के बारे में सोच रही थी। उनकी माँ एक पंजाबी हाउसवाइफ थी, जिनका ये मानना था कि औरत की जिंदगी का पर्पस सिर्फ पति की सेवा और बच्चों को संभालना है। पहले तो डॉक्टर भल्ला को भी लगता था उनकी माँ कहीं सही तो नहीं कह रही। जब वो दूसरे औरतों को अपने बच्चों के साथ देखती थी, वो अपने आप को कहती थी ये एक सिली सोच है। एक सक्सेसफुल औरत को अपने आप को इसीलिए कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो अकेली है। ये एक फुलिश सोच है। पर अब वो आखिर समझ चुकी है। 9 एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद आखिर उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने एक इंसान को क्लोन करके दिखाया, और वो भी कोई मामूली इंसान नहीं, उन्होंने भगवान राम को दोबारा बनाया है। अब उन्हें पता चल रहा है कि एक माँ होना कैसा होता है। सो कंप्लीट। हालांकि इस बच्चे को उन्होंने अपने कोख से नहीं जन्म दिया, पर फिर भी ये उनका बच्चा है। उन्होंने इसे बनाया है कि उनका बेटा है, उनका छोटा अवतार। अवतार के पैदा होने के 4 दिन बाद यानी कि 31वें दिन ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि अवतार बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। अवतार हर 2 से 3 दिन में 1 साल बड़ा हो रहा था। फिर आया 36वें दिन। पहले तो डॉक्टर को लगा कि ये एक डिजीज है जिससे कि अवतार इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, पर जब उन्होंने टेस्ट किया सारे नेगेटिव्स आए। अवतार की एजिंग स्पीड नेचुरल थी। डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था कि आखिर अवतार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 38वें दिन अगर अवतार इसी स्पीड में बड़ा होता रहा तो लगभग 6 महीने में वो एक एडल्ट आदमी और लगभग 1 से 2 साल के अंदर वो बूढ़ा आदमी बन जाएगा। 42वें दिन बुरा ये था कि डॉक्टर चाह के भी इसका इलाज नहीं कर सकती थी। अब 50 दिन पूरे हो चुके थे। अवतार को लैब में बंदी बना के रखा गया है। डरावना आदमी उससे मिलने आता है, जहाँ आदमी को डॉक्टर भल्ला से पता चलता है अवतार की स्पेशलिटी के बारे में। अवतार 10 अभी तक जन्मे सारे अवतार में सबसे हेल्दी था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे क्रोमोसोम परफेक्ट ऑर्डर में, यहाँ तक कि परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, मानो ऐसा हो कि वो इंसान से बढ़कर था। वो इंसानों के लिए ऐसा टेम्पलेट था जैसा कि इंसानों को फ्यूचर में बनना चाहिए। ये सब सुन के डरावना आदमी डॉक्टर से पूछता है कि अवतार के पास इसके अलावा कोई स्पेशल एबिलिटीज है क्या, जिसके आंसर में डॉक्टर भल्ला बोलती है नहीं, अब तक तो नहीं। आदमी बोलता है ये बहुत ही शर्मनाक है, मुझे लगा था अवतार 10 स्पेशल होगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अवतार 10 को खत्म करना होगा और एक नया बनाना होगा। ये सुन के डॉक्टर बोलती है नहीं प्लीज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसे थोड़ा टाइम दो। डरावना आदमी अपने दांत दिखाते हुए बोलता है 2 हफ्ता, मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ता देता हूँ। 61वें दिन अवतार अपने बेड पे सो रहा है। अवतार के लैब के बाहर खड़े डॉक्टर भल्ला सोच रहे हैं। उनका टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि अवतार काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसका आईक्यू नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है और उसका अल्फा ब्रेनवेव एक्टिविटी तो चार्ट से ही बाहर है। डॉक्टर भल्ला इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अवतार ने खुद से लिखना और पढ़ना सीख लिया, जबकि उसने तो कभी असली दुनिया देखा ही नहीं। उसका ये चमत्कार अविश्वसनीय था।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कहते हुए अवतार का नींद खुला, जहाँ डॉक्टर भल्ला भी आ चुकी थी। डॉक्टर भल्ला वहां आके अवतार से पूछता है, हेलो अवतार, कैसा महसूस हो रहा है? अवतार, अच्छा लग रहा है, पूछने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर भल्ला, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ अवतार? अवतार बोलता है, आप मेरी माँ हो। डॉक्टर भल्ला, एक तरीके से देखा जाए तो हाँ। अवतार डॉक्टर भल्ला से पूछती है, माँ आप मुझसे डरती क्यों हो? डॉक्टर भल्ला बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ बेटा। अवतार, हाँ अब डरती हो, मैं इसे फील कर सकता हूँ यहाँ अपने दिल में। कौन हूँ मैं माँ? डॉक्टर भल्ला, तुम एक लड़के हो अवतार, तुम एक बहुत स्पेशल लड़के हो। अवतार बोलता है, मुझे कोई स्पेशल नहीं बनना, मुझे तो बस नॉर्मल बनना है, बस नॉर्मल बनना है। डे नंबर 71। डॉक्टर भल्ला अब अवतार का फिजिकल टेस्ट चालू कर चुकी है। अवतार का शरीर जन्म से ही एक एथलीट जैसा है। वो किसी भी नॉर्मल लड़के से काफी गुना शक्तिशाली है, यहाँ तक कि किसी भी एडल्ट आदमी से भी। उसका रिफ्लेक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। टेस्ट के दौरान अवतार डॉक्टर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों बंदी है और क्यों उसे सिर्फ लैब में ही रहना पड़ता है और यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाता। जिसके जवाब में डॉक्टर बोलती है कि अवतार कोई बंदी नहीं है। अगर बाहर की दुनिया उसके बारे में जान जाएंगे तो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसे लैब के अंदर रहना पड़ता है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुन के भी अवतार को शांति नहीं मिलता है। वो डॉक्टर से कहती है, यहाँ उसे पागलों जैसा फील होता है, जिसे सुन के डॉक्टर बोलती है, जल्दी वो और अवतार यहाँ से बाहर निकलेंगे, दोनों एक साथ धूप के नीचे खेलेंगे। और अवतार के माथे पे प्यार से हाथ फेरती है। हालांकि डॉक्टर को मन ही मन पता था ऐसा कभी नहीं होगा। अवतार कभी लैब से बाहर नहीं जा पाएगा, उसको अपना पूरा लाइफ यही बिताना होगा। लेकिन डॉक्टर क्या कर सकती थी? कैसे ये बात अवतार को बताती, एक ऐसे लाइफ के बारे में जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। दिन 75। अवतार अपने बेड पे सो रहा होता है और अचानक सपने में उसको बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील होने लगता है। बहुत सारे इमोशंस का मिक्सचर, बहुत सारे खुशी और होप, बहुत सारे दुख और निराशा, जो इमोशंस उसके नहीं थे। पर इन इमोशंस में भी सबसे ज्यादा जो उसे फील हो रहा था वो था गुस्सा, जलन, एक दूसरे के प्रति नफरत। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अवतार इन इमोशंस को टेस्ट कर सकता था, मानो जैसे कि वो एक खाना हो, एक मीठा खाना, एक चॉकलेट। बिजली चमकने जैसी आवाज आती है। ये सारा इमोशंस अवतार के शरीर से फट के बाहर आता है। अवतार अब जाग चुका था, अपने बेड पे तड़प रहा था। अवतार को ऐसे देखकर डॉक्टर भल्ला बोलती है, अवतार ने कुछ स्ट्रेंज पावरों को अनलॉक किया है। उन्हें पता नहीं था इस पावरों को वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये कुछ ऐसा था मानो अवतार ह्यूमन इमोशंस को अपने अंदर सेंस कर सकता है। पर जो अवतार के केस में अलग था वो ये था कि वो इन इमोशन को सिर्फ फील ही नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें एक एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता था। एक एनर्जी, एक डायनामो जैसी पावरफुल एनर्जी में। दूसरी ओर अवतार अभी भी दर्द से तड़प रहा था। उसी तड़पने की हालत में वो बोलता है, मुझे पता है माँ आप वहाँ हो, मैं आपके हार्ट बीट को महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे सुन सकता हूँ। माँ मेरी मदद करो, ये बहुत दर्द देता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इन सब को महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे अपने अंदर नहीं रोक सकता हूँ। ये बोलते ही अवतार के अंदर से वो एनर्जी फिर से निकलती है और अवतार बेहोश हो जाता है। इस बार इस एनर्जी को देखकर डॉक्टर भल्ला बोलती है, हे भगवान मैंने ये क्या बना दिया, ये किस तरह का क्रिएचर क्रिएट कर डाला मैंने। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर भल्ला डरावने आदमी से मिलने जाता है, जहां आदमी डॉक्टर से बोलता है कि वो डॉक्टर से काफी निराश है क्योंकि उसने अवतार के पावर्स वाली बात अभी तक उससे छुपा कर रखा था। इसके रिप्लाई में डॉक्टर बोलती है वो आदमी को पावर्स के बारे में बताने ही वाला था, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। आदमी बोलता है अब समय आ चुका है अवतार को बॉम्बे फैसिलिटीज में शिफ्ट करने का, जहां उसका टेस्ट और एडवांस लेवल पे हो पाए। डॉक्टर आदमी से ऐसा करने से मना करता है, ये कहते हुए कि ये लैब उसका घर है और उसे अवतार को यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए।
डॉक्टर की ये बात सुन के आदमी डॉक्टर के पास्ट के बारे में छेड़कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कहीं अवतार उसे उसके उस बच्चे के याद तो नहीं दिला रहा जो उसके पास कभी था ही नहीं। आदमी डॉक्टर के बच्चे ना होने का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर ने अवतार से अटैचमेंट फॉर्म कर लिया है, जिस वजह से वो उसे यहाँ से नहीं ले जाने देना चाहता। डॉक्टर ये बात चुपचाप सुनते हैं। जाने से पहले आदमी डॉक्टर से बोल के जाता है कि कल 12 बजे तक अवतार को लेने लोग आ जाएंगे, तो भलाई इसी में होगी, डॉक्टर उसे तैयार रखे। और ये बोल के आदमी वहां से निकल जाता है। आदमी के चले जाने के बाद डॉक्टर अपने रूम में जाती है। किसी के अंदर आने की आवाज आती है। पीछे मुड़ के डॉक्टर देखती है एक सफेद बालों वाला लड़की उनके पास आ रही है। डॉक्टर डर जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। जवाब में सफेद बालों वाली लड़की बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैं मोहिनी हूँ, एक दोस्त। डॉक्टर का डर फिर भी कम नहीं होता और मदद के लिए वो अपने सामने रखे फोन को उठाने ही वाली होती है, पर मोहिनी उनका हाथ पकड़ लेता है। मोहिनी उनसे बोलता है, प्लीज डॉक्टर, आपको मेरी बात सुननी होगी। वो लड़का, उसे आप जाने नहीं दे सकते, उस आदमी को उसे ले जाने मत दो। ये बोल के मोहिनी डॉक्टर का हाथ छोड़ देती है और वहां से जाने लगती हैं। एंड जाते जाते दोबारा बोलते हुए जाती हैं, याद रखना डॉक्टर, मैंने जो बोला, वो लड़का, आपको उन्हें लड़के को ले जाने से रोकना होगा। ये बोल के मोहिनी भी गायब हो जाती है। मोहिनी के जाने के बाद डॉक्टर अपने रूम में जाके सो जाती हैं, जहां वो अपने सपने में देखती हैं अवतार ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और चारों तरफ सिर्फ लाशें गिरी हुई हैं। सपने में डॉक्टर अवतार से पूछती है, अवतार ये तुमने क्या कर दिया? पर अवतार बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये आपकी गलती है। यू मेड मी एंड आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। आपने मुझे बनाया और मैं अब दुनिया को तबाह करने वाला बन चुका हूँ। ये बात सुन के डॉक्टर भल्ला नींद से जाग जाती है, तुरंत अवतार को चेक करने के लिए रूम में जाती हैं। पर वहां जाके डॉक्टर देखती हैं कि अवतार तो अपने बेड पे आराम से सो रहा है। डॉक्टर अपने मन ही मन सोचती हैं, देखो इसे एक बार, कितना शांत दिख रहा है और फिर भी इसके अंदर एक ऐसा पावर है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर जो दुनिया को तबाह कर सकता है। मुझे माफ कर देना अवतार। बोलते हुए डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालती है। इसके ओर देखते हुए डॉक्टर बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और वो अवतार को नींद से जगा देता है। डॉक्टर, उठो अवतार, जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। अवतार को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे समझाने का अभी टाइम नहीं था, तो डॉक्टर अवतार का हाथ पकड़ के उसे लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। जहाँ से निकलते टाइम उन्हें एक गार्ड भी देख लेता है, पर इससे पहले कि वो गार्ड कुछ कर पाए, डॉक्टर गार्ड को इंजेक्शन मार देती है और जिससे गार्ड बेहोश हो जाता है। लैब से बाहर आने के बाद बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसमें भीगते हुए डॉक्टर बोलती है, क्या तुम्हें याद है अवतार, तुमने कहा था तुम्हें यहाँ से फ्री होना है, तो जाओ, अब तुम फ्री हो। अवतार चौंकते हुए पूछता है, सच? डॉक्टर, गुड बाय मेरे प्यारे बच्चे। अवतार, माँ आप भी मेरे साथ चलो। डॉक्टर बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं जो बोलती हूँ वो करो और जाओ अवतार, जाओ, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर जाओ और कभी वापस मत आना, कभी भी नहीं, कभी भी उन्हें तुम्हें ढूंढने मत देना अवतार। ये सुन के अवतार इस बार दुखी आवाज में बोलता है, शुक्रिया माँ, हर चीज के लिए शुक्रिया, और बोल के वहां से भाग जाता है। और जो डॉक्टर अपने बचपन से लेकर आज तक कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई, वो डॉक्टर अवतार के अलविदा में खड़ी हो चुकी थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉमिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका 4 इश्यूज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आएगा। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो कल की मूवी का या प्रभास का फैन है तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।